पूरे भारत को जय हिंद। दिस इज़ लेफ्टिनेंट मानस एंड वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो मेजर ब्लॉग्स। बड़े टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ। मोस्टली मेरे कैडेट्स ही बना रहे हैं वीडियो जो भी चल रहा है। एंड आज वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि बहुत सारा जो कमेंट्स था कि एनो कैसे बनते हैं, तो उसके ऊपर वीडियो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किया हुआ है। आई होप ये सारा पॉइंट्स आपको बता देगा कि एनो कैसे बनते हैं। तो बेसिक जो चीज़ है एनो बनने के लिए, पहले आपको एक कॉलेज या स्कूल में एज ए टीचर या एज ए लेक्चरर आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा। ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। डायरेक्टली बात पे आ जाते हैं, तो कोई टाइम लॉस नहीं करना है। तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको एक टीचर बनना है पहले। वो चाहे कॉलेज में हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, और वहाँ पे एनसीसी होना चाहिए। अगर एनसीसी नहीं है तो यू कैन रेज अ सब यूनिट ऑफ एनसीसी। कोई भी बटालियन के थ्रू आप एक एनसीसी यूनिट रेज करा सकते हो। उसके बाद ही आप वहाँ के एनसीसी के सीटीओ बनोगे। सीटीओ बनने के बाद आप एनो बनोगे। तो पहले तो क्वेश्चन ये है कि सीटीओ कैसे बनते हैं। सीटीओ बनने के लिए पहले आपको, जैसे मैंने बोला था, सीटीओ बनने के लिए आपको पहले एक स्कूल या कॉलेज का टीचर बनना होगा। टीचर बनने के बाद आप अप्लाई करोगे आपके स्कूल या कॉलेज के एनसीसी के लिए। अगर पहले से एनसीसी है दैट इज़ गुड, अगर नहीं है तो यू विल अप्लाई फॉर द रेजिंग ऑफ एनसीसी यूनिट। उसके बाद सारा कार्रवाई होगा। और सीटीओ बनने के लिए आपको बटालियन जाना होगा। बटालियन में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करना होगा। और यहाँ पे एक बात और आता है कि जो आपका एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, वो सब क्या होना चाहिए। फिजिकल, एजुकेशन वाइज, आप बाकी सारा जो क्वालिफिकेशन रहता है, इसके लिए पहले आपको एज जानना होगा। एज जो रहता है, जो कि एनसीसी रूल 13 के हिसाब से है, जो डीजी एनसीसी से लेटर है, उसके मुताबिक आपका एज जो है 21 से 46 के बीच में होना चाहिए। 21 से नीचे नहीं होगा और 46 से ज़्यादा है तो भी नहीं होगा। मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा, अगर आपका एज 40 एंड अबव है तो आप एनो मत बनो, क्योंकि आप ज़्यादा दिन वहाँ पे रह नहीं पाओगे। जेडी वालों के लिए 3 रिफ्रेशर होता है और एसडी वालों के लिए 2 रिफ्रेशर होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपका एज 40 से ज़्यादा है तो आपको एनसीसी एनो नहीं बनना चाहिए। अगर आप 21 से ज़्यादा हो या 46 से नीचे हो, यू आर मोस्ट वेलकम, बी एन एनो, बी ए लेफ्टिनेंट। उसके बाद अगर आप जो सीटीओ बन जाते हो, आपका नेसेसरी क्वालिफिकेशन के बाद, आपको उसके बाद अप्लाई करना होता है एनो बनने के लिए। और एनो बनने के लिए आपको एक इंटरव्यू पास करना होता है, जो कि बटालियन लेवल पे होगा। और उसका जो सिलेक्शन है, आपके जो डीडीजी रहेंगे, उनका जो पैनल बैठेगा, उनके सिलेक्शन के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो उसमें कुछ बेसिक सा क्वेश्चन रहता है। आपको, अगर आप डीसी कैंडिडेट हो, अगर आपको नहीं पता कि डीसी कैंडिडेट क्या होता है, तो डीसी कैंडिडेट मतलब जिसका पहले से एनसीसी में जो है, स्कूल या कॉलेज में रहा हो, जिसके पास सी सर्टिफिकेट है एनसीसी का, वो डीसी कैंडिडेट होता है। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट कमीशन। और इसमें अगर आप पूछो कि डीसी कैंडिडेट वालों का बेनिफिट क्या रहता है, बहुत ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं है, एकदम ऑनेस्टली बोलूँ। लेकिन एक चीज़ होगा, जब आप डीसी कैंडिडेट हो, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, अगर इंटरव्यू पास हो जाते हो, उसी दिन से आपका रैंक लागू हो जाएगा। बाकी लोगों का क्या होगा, जो नॉन डीसी कैंडिडेट्स हैं, जब वो लोग पीआरसीएन जाएंगे, पीआरसीएन से आने के बाद उनका रैंक लगेगा, जहाँ वहाँ पे वो पिपिंग सेरेमनी होगा, उसके बाद ही उनका रैंक लगेगा। जो डीसी कैंडिडेट होते हैं, जिनके पास सी सर्टिफिकेट होता है, उनको पीआरसीएन से पहले स्टार लगेगा। ठीक है ना। तो यही फ़र्क रहता है, बाकी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वही रिफ्रेशर का ड्यूरेशन उनका सेम रहता है। तो मैं तो नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस होता है, लेकिन हाँ, देयर इज़ अ डिफरेंस। यू कैन गेट द रैंक बिफोर गोइंग टू द पीआरसीएन, दैट्स द डिफरेंस, देयर इज़ नो अदर डिफरेंस। कि पहले आपको ये एसएसबी में बैठना होगा, एक आपका वाइवा होगा, मान लो एक थोड़ा साइको एनालिसिस टेस्ट टाइप का कुछ होगा। उसमें आपको बेसिक से सवाल पूछे जाएंगे। एनसीसी के बारे में आपका क्या नॉलेज है, एनसीसी आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। आप वहाँ पे जो पैनल बैठा होगा, सारे लगभग कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या एबव ही बैठे रहते हैं। तो वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे। अगर उनके क्वेश्चन के मुताबिक आप आंसर देते हो और आप पास हो जाते हो, तो नेक्स्ट जब भी ओटीए से वैकेंसी खाली रहेगा, बटालियंस में भेजा जाएगा। अगर उसी मुताबिक वैकेंसी के हिसाब से आपका जो बटालियन है आपको ट्रेनिंग के लिए ओटीए भेजेगा। तो ओटीए के लिए आपका 2 ओटीए रहता है। मेल का जो ओटीए रहता है वो ओटीए कामती है, जहाँ से मैंने ट्रेनिंग किया हुआ है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कामती, नागपुर महाराष्ट्र में है। और जो फीमेल के लिए है वो ओटीए ग्वालियर है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। तो ये 2 चीज़ें हैं, आपको जानना होगा। और इसमें फिर बात आती है कि मान लो आपको वहाँ पर ट्रेनिंग कैसा रहता है, पीआरसीएन में ट्रेनिंग कैसा रहता है। ओटीए ग्वालियर का मेरे को नहीं पता, किसी को पता होता तो आप कमेंट कर सकते हो। ओटीए कामती में थोड़ा बहुत ट्रेनिंग टफ़ रहता है, जो मैं पर्सनली ट्रेनिंग करके आया हूँ। टफ़ रहता है, मैं नहीं बोलूँगा बहुत इजी रहता है,
टफ इसलिए, अगर मान लो 17-18 साल का कोई लड़का हो जो कि फ्रेश एनडीए में गया हो, उनके लिए ट्रेनिंग डिफ़िकल्ट नहीं होगा। लेकिन आई वेंट टू द OTA एट द एज ऑफ 35, तो आई कैन से पर्सनली कि मेरे लिए थोड़ा टफ था, क्योंकि 35 हो गया था मेरे को। जो यंग एज में जाता है, 21, 22, 25 साल का लड़का है, तो उसके लिए काफ़ी ईजी रहने वाला है। आपका कुछ बेसिक सा फिजिकल होता है, उसके बाद आपको वेपन ट्रेनिंग कराया जाएगा वहाँ पे, मैप रीडिंग, JDFS, हाइजीन, जो भी कैडेट्स करते हैं एनसीसी में, सारा चीज़ आपको वहाँ पे कराया जाएगा। तो वही बेसिक चीज़ें होते हैं। मैं नहीं बोलूँगा बहुत ईजी रहता है या बहुत टफ रहता है, लिबरल सा है, कोई भी करके आ सकता है, लेकिन फिर भी टफ रहता है। तो आप थोड़ा, जब आप PRCN के लिए जाते हो, थोड़ा बहुत पहले से प्रिपेयर कर रखिए, खास करके कार्डियो का, ठीक है ना। तो वहाँ पे जाने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा कार्डियो कराया जाएगा, वेपन ट्रेनिंग होगा, 5-5, 6-6 घंटा आपको SLR पकड़ के रहना होगा। जब आपका अगर मान लो SD में हो, तो SD से अभी याद आया कि जो PRCN रहता है उसका ड्यूरेशन क्या रहता है। PRCN का ड्यूरेशन अलग अलग रहता है, JD वालों के लिए और SD वालों के लिए। JD वालों के लिए पहले था 60 दिन का, 60 डेज़ का, अभी ये हो गया 45 डेज़ का, जूनियर डिवीज़न का। और ऑन द कॉन्ट्ररी जो SD NOs होंगे, उनका PRCN 90 डेज़ का हो, जो मैं करके आया हूँ, ठीक है ना। और जो रैंक रहता है, रैंक में भी डिफरेंस रहता है। जो JD NOs होते हैं, उनका जो फर्स्ट रैंक रहता है वो सिंगल स्टार से शुरू होता है, जिसको हम बोलते हैं 3rd ऑफिसर। उसके बाद एक रिफ्रेशर के बाद उनको मिलेगा 2 स्टार, जो कि बोलते हैं हम 2nd ऑफिसर। उसके बाद और एक रिफ्रेशर 3 स्टार शोल्डर में, मतलब 1st ऑफिसर। एक अशोक, मतलब चीफ ऑफिसर, जो कि SD में उसको मेजर रैंक बोलते हैं। अभी SD की बात करें तो जब आपका PRCN ख़त्म होगा, या फिर जब DC कैंडिडेट हैं, जब उनका वाइवा ख़त्म होगा, उसी दिन से वहाँ उनको 2 स्टार लागू हो जाते हैं। 2 स्टार का मतलब होता है लेफ्टिनेंट। ध्यान रखना, SD का लेफ्टिनेंट JD का 2 स्टार वालों से सीनियर ही रहता है, ठीक है। JD NOs आर इक्विवेलेंट टू JCOs, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, एंड SD NOs आर इक्विवेलेंट टू कमीशन ऑफिसर, जो कि फौज में रहता है, उनको लेफ्टिनेंट बोलते हैं। तो पहला जो रैंक रहेगा आपका SD में 2 स्टार लेफ्टिनेंट, उसके बाद और एक रिफ्रेशर 4 साल बाद 3 स्टार कैप्टन, फाइनल जो होगा आपका वो होगा मेजर। यहाँ पे एक अशोक लगा हुआ होगा, उसको मेजर बोलते हैं। अगर यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है तो मैं कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। JD का रैंक, SD का रैंक अलग रहता है। जो SD के NOs होते हैं वो JD के NOs से सीनियर होते हैं। और यहाँ पे एक जो मेडिकल का स्टैंडर्ड रहता है, जो भी NO बनेगा उसका मेडिकल का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, और आप किस कंडीशन में आपको PRCN जाना चाहिए ताकि आप सेफ रहो। मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा, अगर आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोई भी हार्ट का कुछ इशू है, प्लीज़ डोंट गो फॉर PRCN। वहाँ पे PRCN जाओगे, अननेसेसरी थोड़ा बहुत एक्टिविटी होगा जिसमें आपका हेल्थ ख़राब होगा, वर्स्ट केस में डेथ कैन बी देयर। सो बेटर है, अगर आप इफ़ यू नॉट मेडिकल फिट, आपका BP है, डायबिटीज़ है, कुछ हार्ट इशू है, प्लीज़ डोंट गो फॉर PRCN। लाइफ से बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद बाकी जो मेडिकल का स्टैंडर्ड रहता है, आपको नॉकनीस वगैरह नहीं होना चाहिए, फ्लैट फीट नहीं होना चाहिए, आँख ठीक रहना चाहिए, कलर विजन आपका सही होना चाहिए, ठीक है। और बाकी आपका जो नॉर्मल आर्मी का स्टैंडर्ड रहता है, पर्टिकुलरली जो आर्मी का स्टैंडर्ड रहता है, उसी के हिसाब से ही आपको जज किया जाएगा। वहाँ पे आपको पूरी तरह से एक आर्मी पर्सन के हिसाब से वहाँ पे ट्रीट किया जाएगा, ठीक है ना। ये तो हो गया मेडिकल का। और हाइट वगैरह जो भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे बार नहीं रहता हाइट वगैरह का, आपका जो नॉर्मल मान के चलिए 5'5", 5'6" हो आप, योर फिट। बाकी आपका वहाँ पे जाओगे फिट हो के आओगे। जो भी JD वालों का 45 दिन का या SD वालों का 90 डेज़ का ट्रेनिंग रहता है, जब भी आप वहाँ से लौटोगे डेफिनेटली विल बी फिटर देन व्हाट यू वर अर्लियर। तो मैं तो पर्सनली सजेस्ट करूँगा, आप थोड़े बहुत फिट हो, गो फॉर PRCN ट्रेनिंग, फिट हो के आओ, और अपने यहाँ आने के बाद कैडर्स की भलाई करो, सोसाइटी का भला होगा, करियर बनाओ सबका, सो दैट कैन बी अ गुड चॉइस। बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है सैलरी कैसे मिलता है। तो भाई साहब, सैलरी कुछ नहीं है यहाँ पे, डायरेक्टली आपको एक ऑनरेरियम मिलेगा मंथली। उसके बाद आपका वॉशिंग अलाउंसेस है, कैंप पे है, रैंक पे है, ये सब है। कोई फिक्स सैलरी यहाँ पे नहीं है। अगर आप यहाँ सैलरी सोच के आ रहे हो तो दिस इज़ रॉन्ग प्लेस फॉर यू, दिस इज़ ओनली फॉर सर्विस। अगर आप फिट हो, आपके अंदर वो पेट्रोटिज्म का फीलिंग है, यू कैन डू समथिंग फॉर द नेशन, फॉर द यंग कैडेट स्टूडेंट्स, दिस इज़ राइट प्लेस, यू कैन डू समथिंग फॉर दैम। और यहाँ पे मेन चीज़ ये होता है कि इसको NCC को सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बोला जाता है। तो आप कुछ डिफेंस पर्सनल यहाँ पे रेडी कर सकते हो, फौज के लिए रेडी कर सकते हो इनको।
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रोल्स क्या क्या रहेंगे एक एनओ का। आपका जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके कैडेट्स के लिए ही है, आपके स्कूल या आपके कॉलेज के लिए। बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बाद में। जब भी कोई मान लो कोई कैंप वगैरह होता है, बटालियन में आपको बुलाया गया है, जहाँ भी आपके कैडेट्स जाते हैं वहाँ पे आपको कैडेट्स को लेके जाना होता है। ये आपका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद कैंप में आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन किया जाएगा, वो अलग बात है, आपको उसके लिए भी रेडी रहना होगा। एक कन्फ्यूजन रहता है कि आपका एक्चुअल अथॉरिटी कौन है। आप प्राइमरीली एक टीचर हो या लेक्चरर हो, तो आपके जो अथॉरिटी हैं वो प्रिंसिपल ही हैं। जब आप बटालियन जाते हो, बटालियन में आपके सीओ आपके अथॉरिटी हैं, ठीक है। तो ये आपको जानना होगा, जो भी कमांडिंग ऑफिसर से मैसेज आएगा या बटालियन से मैसेज आएगा, वो आपके प्रिंसिपल या आपके हेडमास्टर के थ्रू ही आएगा, आपको डायरेक्टली नहीं भेजा जाएगा। तो आप एक ब्रिज हो बटालियन के बीच और कॉलेज और स्कूल के बीच। सो ये आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। जो भी कैडेट्स यहाँ पे सीखते हैं कैंप्स वगैरह में, वो सारा चीज़ आप पीआरसी में सीख के आओगे। अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग करके आते हो तो बहुत अच्छा, आपके कैडेट्स को आप सिखा पाओगे। अगर नहीं करते हो तो आपके कैडेट्स का लॉस है। आपको बहुत कुछ वहाँ पे सीखने के लिए मिलता है। आपको जब वहाँ से आओगे आपको एक फ़ौजी टाइप का फील आएगा, ठीक है। मैं नहीं बोलूँगा आप पूरी तरह से फ़ौजी बन जाओगे, लेकिन हाँ फ़ौजी टाइप का फील आएगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ चीज़ सीखोगे वहाँ पे। वेपन ट्रेनिंग बताया जाएगा, .22 तो वहाँ फायर कराएंगे आपको। बाकी SLR, इंसास, इसका नॉलेज दिया जाएगा, LMG वगैरह नॉलेज दिया जाएगा। और मैप रीडिंग का बताया जाएगा आपको। अगर मान लो आप कहीं पे गुम हो जाते हो, आपके पास कोई साधन नहीं है, आप ओन पोजीशन निकाल के यू कैन कम बैक। सो ये कुछ फ़ायदे हैं आपको ट्रेनिंग अच्छे से करने का। बेसिक सा सवाल रहता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्या हमारा रैंक आर्मी का रैंक है? क्या हम आर्मी के अंडर आते हैं? और क्या हमारा पावर भी आर्मी जैसा है? तो बिल्कुल भी गलतफहमी मत रहिए। अपना जो एनओस का पावर रहता है वो आर्मी जैसा नहीं रहता है, बिल्कुल भी नहीं रहता है। हमारे जो सुपीरियर्स रहते हैं, जो हमको कमांड करते हैं, कमांडिंग ऑफिसर, वो आर्मी से हैं। हम बोल सकते हैं कि वी आर सिविल डिफेंस एम्प्लॉयज़, बट वी कैन नॉट से दैट वी आर आर्मी पर्सनल्स। और हमको आर्मी का यूनिफॉर्म भी लागू नहीं है, ध्यान रखिए। कुछ मैंने देखा हुआ है, कुछ लोग आर्मी का यूनिफॉर्म पहन लेते हैं पीआरसी करने के बाद। दैट इज़ रॉन्ग। आप पीआरसी करने के बाद आर्मी का यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते हो। जो आपको यूनिफॉर्म ऑथराइज है वो खाकी है, ठीक है ना। जो आर्मी में उनके कैडेट्स पहनते हैं उसी टाइप का यूनिफॉर्म ही आपको लागू है, ठीक है। और एक बात होता है, जैसे कि मान लो 2-3 टाइप के कैटेगरीज रहते हैं यहाँ पे कॉलेज का। तो एक तो है जो गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज हो गया। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज आते हैं, ठीक है। उसके बाद FSFS आते हैं, ठीक है। उसके बाद एक SF भी आता है। मेरा जो कॉलेज है ये FSFS के अंडर आता है, मतलब फुल्ली सेल्फ फाइनेंसिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, बटालियन से हम लोगों को कुछ भी हेल्प नहीं मिलता है, ठीक है। जो सारा यूनिफॉर्म वगैरह है, जो DBT उनको ट्रांसफ़र होता है गवर्नमेंट कॉलेज के कैडेट्स को, हमको कुछ भी पैसा नहीं मिलता है, ठीक है ना। 100% सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम है FSFS का मतलब है। तो जो भी रहता है यूनिफॉर्म वगैरह, जो भी ट्रेनिंग एड्स है, वो सब हम खुद ही परचेज़ करते हैं। हम लोगों को PI स्टाफ भी अलाउड नहीं है। मान लो कोई गवर्नमेंट कॉलेज है तो वहाँ पे उनको PI स्टाफ अलाउड होते हैं, PI स्टाफ जा सकते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए। FSFS कॉलेज के लिए कोई भी PI स्टाफ नहीं आते हैं, ठीक है। और फायरिंग वगैरह करना हो तो फायरिंग के लिए भी आपको अलग से पैसा देना होता है, बुलेट वाइज। तो ये एक प्रॉब्लम रहता है। वी कैन होप कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और जो भी FSFS के स्टूडेंट्स हैं उनको भी रेगुलर बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए। और FSFS के जो एनओज होते हैं उनको भी कोई बेनिफिट नहीं मिलता। जैसे कि मान लो गवर्नमेंट कॉलेज का कोई एनओ है तो उसको आराम से ग्रेड पे, रैंक पे, ऑनरेरियम, कैंप पे सारा मिल जाएगा, वॉशिंग अलाउंसेस वगैरह मिल जाएगा। लेकिन जो FSFS का एनओ होता है, जैसे कि मैं, हम लोगों को बटालियन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फंड नहीं आता है, ठीक है ना। ये आपको मान के चलना होगा। और अभी तो बहुत सारा एक्सपेंशन हो रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर आपके कॉलेज में, स्कूल में NCC नहीं है तो एक्सपेंशन स्कीम के तहत आप इसका फ़ायदा ले सकते हो और आप अपने कॉलेज या स्कूल में NCC रेज करा सकते हो। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। खास करके जो मैं बोलूँ, आई एम फ्रॉम उड़ीसा में अभी 33,000 नया वैकेंसी निकला है NCC कैडेट्स का। दैट्स अ वेरी गुड स्टेप। तो बहुत सारे नए NCC कैडेट्स आएंगे, इसमें बहुत सारे एनओज भी आएंगे, तो आप आ सकते हो एज एन एनओ, ठीक है ना। और एक आखिरी बात बोलना चाहूँगा, आप एनओ क्यों बनना चाहते हो, दैट मैटर्स। अगर देखो 2-3 टाइप के लोग आते हैं यहाँ पे, वेरी फ्रैंकली आई एम स्पीकिंग। एक तो है जो जिनको
कॉलेज से मतलब पुश करके, कॉलेज या स्कूल से पुश करके भेजा जाता है कि आप जाओ, नहीं तो अपना एनसीसी बंद हो जाएगा। वो लोग ट्रेनिंग करके आते हैं। और जो लोग ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं एनसीसी रेस करने के लिए, अपने बच्चों को सिखाने के लिए, कुछ नया करने के लिए, कुछ नया एडवेंचर अपने लाइफ में लाने के लिए, वो लोग आते हैं। तो ये आप पूरा फिक्स करके आइए कि आप एनसीसी में क्यों आ रहे हो। अगर बिना जोश के, बिना मोटिवेशन के आप आओगे, एनसीसी में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो फौज का तरीका होता है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट, थोड़ा रफ रहता है, तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम रहता है। तो पर्सनली आई सजेस्ट, अगर आप एनसीसी एनो बन रहे हो तो डेफिनेटली थोड़ा जोश लेके आओ और अच्छे से मेहनत करो। और कुछ मिले ना मिले, आपको एक चीज़ बहुत अच्छा मिलेगा, एक बहुत अच्छा माहौल मिलेगा, फौज का माहौल मिलेगा, एडवेंचर में रहोगे आप हमेशा। और एक तो चीज़ मिलेगा, स्टार्स। ये आपको जनरली एक सिविलियन को स्टार्स नहीं मिल सकता। और जब मैं ओटीए में था, एक अपने जो कंपनी कमांडर थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी उस टाइम में कि आप लेफ्टिनेंट हो, जो भी यहाँ से पास होकर जा रहे लेफ्टिनेंट हो, आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप लेफ्टिनेंट एनसीसी में हो या फिर लेफ्टिनेंट आर्मी में हो। लेफ्टिनेंट मतलब लेफ्टिनेंट, दैट्स इट, कोई आपको नहीं पूछेगा। तो यहाँ पे और एक बेनिफिट रहता है, आपको एक एनसीसी का आईडी कार्ड मिलेगा, वहाँ पे आपका नंबर लिखा होगा, आपका रैंक लिखा होगा उसमें। तो आप जहाँ पे आपको ये चाहिए आईडी कार्ड, आप आईडी कार्ड प्रोड्यूस कर सकते हो वहाँ पे। और आपको कैंटीन कार्ड भी मिलता है, ठीक है ना। जो फौज में जो कैंटीन कार्ड मिलता है, सीएसडी कैंटीन जो रहता है, सेम आपको कैंटीन कार्ड मिलता है, लेकिन आपका वहाँ पे सिविलियन लिखा होगा, आर्मी पर्सनल लिखा नहीं होगा। आई कैन शो यू माई कार्ड। तो ये ऐसा कुछ कार्ड मिलता है, ठीक है, मैं निकाल के दिखा दूँ आपको। ये ऐसा कुछ कार्ड रहता है, यहाँ पे मेरा नंबर वगैरह लिखा है, तो आई कैन नॉट शो यू मच, ठीक है। तो ये आपको ऐसा कार्ड मिल जाएगा। इसमें आप वही आपके जो रेगुलर कैंटीन रहता है वहाँ पे जाके आप परचेज़ कर सकते हो। आपको काफ़ी सारा जो सामान है आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको ये जो एनसीसी का आईडी कार्ड मिल जाता है, ऐसा आपका रैंक लिखा हुआ। मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसमें, लेकिन एक चीज़ है, यू विल लिव द लाइफ ऑफ फौज। इसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और सिविलियन में मैं रहता तो मेरे को वो लाइफ नहीं मिल पाता, क्योंकि मैं भी एक डीसी कैंडिडेट हूँ और मैंने ABC सर्टिफिकेट, AV और C सर्टिफिकेट रखा हुआ है, तीनों। टोटल मैं रहा हूँ एनसीसी में, टोटल 2, 4, 6 साल रहा हूँ एक्सटेंशन के साथ। और एज क्राइटेरिया के बारे में एक चीज़ बताना भूल गया। तो आप जब एनसीसी में ज्वाइन करते हो एज एन एनो, तो इसमें आप 21 साल से आते हो, मान लो आप रहते हो 56 ईयर्स तक। 56 आपका रिटायरमेंट एज है एनसीसी में। और उसके बाद भी आप रहना चाहते हो तो आप 2 साल का एक्सटेंशन ले सकते हो। उसके बाद भी आप चाहते हो रहना तो और 2 साल का एक्सटेंशन ले सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे प्राइजेस भी हैं आपके अच्छे काम के लिए, आपको अवार्ड भी किया जाएगा। मान लो DDG कमेंडेशन कार्ड हो गया, DG कमेंडेशन कार्ड हो गया, रक्षा मंत्री पदक है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जो इंसान इंटरेस्टेड है, जोश में है, एनो बन के कुछ अपने कैडेट्स के लिए करना चाहता है, दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस। आप पक्का आइए और आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है। आई बिलीव कि कुछ क्वेश्चन था, कुछ कमेंट्स था वीडियोस पे, उसको मैं क्लियर कर पाया हूँगा, आई बिलीव सो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।